हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखेंगे। दोस्तों, हम लोग अब इतिहास के टॉपिक वाइज देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो चलिए देखते हैं। पहला है, भारतीय इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? तो ये 3 स्रोत। प्राचीन भारतीय अध्ययन के कितने स्रोत हैं? 3। कौन कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों के वृत्तांत। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास जानने के सबसे प्रमुख स्रोत हैं। तो ये है पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास जानने का सबसे मुख्य स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। अगला है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत है अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सा है? अभिलेख। अगला है, अभिलेख कितने प्रकार के हैं? तो ये है 2। अभिलेख कितने प्रकार के हैं? 2। सरकारी अभिलेख एवं निजी अभिलेख। अभिलेख कितने प्रकार के? 2, सरकारी एवं निजी। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से। सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? यह है हाथी गुफा अभिलेख में। भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुफा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख, ये अभिलेख है सोहगोरा अभिलेख। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया? तो ये लिखा गया 1400 ईस्वी पूर्व में। एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया? 1400 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं? तो ये मिले हैं मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य। एशिया माइनर में किन किन भारतीय देवता के नाम है? तो यह है मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य। अगला क्वेश्चन है, ईरान के सम्राट दारा प्रथम के द्वारा पर्सिपोलिस एवं बेहस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया? तो ये लिखवाया गया 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। परपोलिस एवं बेहस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, परपोलिस एवं बेहस्तून अभिलेख में भारत के किस प्रांत को जानने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले सिंध प्रांत में। कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सबसे प्राचीन अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख किस पर लिखी गई? तो ये लिखी गई मिट्टी के बर्तन एवं मोहरों पर। सिंधु घाटी के अभिलेख किस पर लिखी गई है? मिट्टी के बर्तन एवं मोहरों पर। सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई है? ये लिखी गई भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी अभिलेख भाव चित्रात्मक है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसपे ने 1837 में। मौर्य काल का अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसपे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसपे किस देश के रहने वाले विद्वान थे? तो ये थे फ्रांस के। जेम्स प्रिंसपे कहाँ के थे? फ्रांस के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया? तो ये लिख क्या था? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, आर्मेयिक लिपि एवं यूनानी लिपि। अशोक ने किस किस लिपि का प्रयोग किया? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, आर्मेयिक लिपि एवं यूनानी लिपि का। आगे क्वेश्चन है,
अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया? तो ये क्या थी? ब्राह्मी लिपि का। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया है? तो ब्राह्मी लिपि का। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख पर दो भाषाओं का प्रयोग है? सार एक कूना यानी कि गांधार। दो भाषाओं का प्रयोग किया है अशोक ने, सार एक कूना एवं गांधार या गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हैं, अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया? तो ये क्या था? मानसेहरा एवं सहबाजगढ़ी। अशोक ने किस अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया? मानसेहरा एवं सहबाजगढ़ी। आगे है, मानसेहरा एवं सहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। मानसेहरा एवं सहबाजगढ़ी पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया? जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जूनागढ़ अभिलेख पर। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? तो यह है जैन धर्म से। हाथी गुफा का संबंध जैन धर्म से है। अगला आगे है, ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का। ऐहोल अभिलेख से चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का जानकारी मिलता है। ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा? ये लिखा था रवि कीर्ति ने। ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा? रवि कीर्ति ने। आगे है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? इसे लिखा था हरिसेन ने। प्रयाग स्तंभ अभिलेख हरिसेन ने लिखा था। अगला आगे है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? तो ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। प्रयाग स्तंभ किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। आगे है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया? तो लिखा गया समुद्रगुप्त के विजय के बारे में। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया? समुद्रगुप्त के विजय के बारे में। आगे क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? एरन अभिलेख में। सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख में। सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? एरन अभिलेख में। आगे क्वेश्चन है, एरन अभिलेख को किसने लिखवाया था? ये लिखवाया था गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने। एरन अभिलेख को लिखवाया था गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने। आगे है, नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया था? ये लिखवाया था सातवाहन नरेश पुलुमावी ने। नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया था? सातवाहन नरेश पुलुमावी ने। अगला प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? ये लिखवाया था मालवा नरेश यशोधर्मन ने। मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? मालवा नरेश यशोधर्मन ने। अगला है, अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान में दिया था? तो ये दिया था आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को। बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान में अशोक ने दिया था? आजीवक संप्रदाय के भिक्षुकों को। आगे है, महत्वपूर्ण अभिलेख एवं शासक। तो है हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख शासक कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख या जूनागढ़ जिसे हम गिरनार भी कहते हैं, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख शासक गौतमी बलश्री। अगले है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख शासक समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेखक शासक समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख शासक पुलकेशिन द्वितीय। आगे है, मंदसौर अभिलेख शासक मालवा नरेश यशोधर्मन।
मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश, यशोधर्मन। आगे है ग्वालियर अभिलेख, शासक है प्रतिहार नरेश भोज, प्रतिहार नरेश भोज। आगे है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, शासक स्कंदगुप्त। आगे है देवदार अभिलेख, शासक बंगाल शासक विजयसेन, देवदार अभिलेख, बंगाल शासक विजयसेन। आगे हैं नागा अर्जुन की पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? दशरथ ने। नागा अर्जुन की पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? दशरथ ने। आगे है निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? मंदिर एवं मूर्तियों पर। निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? मंदिर एवं मूर्तियों पर। प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुए हैं? अयोध्या अभिलेख से। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुए हैं? अयोध्या अभिलेख से। नेक्स्ट है हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? विदिशा नामक स्थान पर। हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? विदिशा नामक स्थान पर। आगे है विदिशा अभिलेख की किस धर्म की जानकारी मिलती है? वैष्णव धर्म की। विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? वैष्णव धर्म की। आगे है भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गौतम बुद्ध को। भारत में सिक्के के जन्मदाता गौतम बुद्ध को माना जाता है। आगे प्रश्न है आहत सिक्के का प्रचलन कब से भारत में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 6ठी शताब्दी में। आहत सिक्के का प्रचलन 6ठी शताब्दी से। आगे है भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया? ये जारी किया था हिंद यूनानी ने। सोने के सिक्कों को सर्वप्रथम किसने जारी किया? हिंद यूनानी ने, इंडो ग्रीक ने। आगे हैं भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? कुषाण राजवंश ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाण राजवंश ने। आगे हैं भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के को जारी किए थे? तो गुप्त वंश के शासकों ने। सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे गुप्त वंश के शासकों ने। आगे है भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए? ये किए गए थे मौर्योत्तर काल में। सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए थे मौर्योत्तर काल में। भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? सातवाहन राजवंश ने। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे सातवाहन राजवंश ने। आगे हैं भारत में पोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किया? सातवाहन राजवंश ने। पोटीन के सिक्के सातवाहन राजवंश ने जारी किया था। आगे हैं कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया था? ये करवाया था गौतम बुद्ध का। कनिष्क ने अपने सिक्के पर गौतम बुद्ध का चित्रण करवाया था। आगे प्रश्न है किसके सिक्के पर बिना बजाते हुए चित्र अंकित किया गया? तो यह है समुद्रगुप्त। किसके सिक्के पर बिना बजाते हुए चित्र अंकित किया गया है? समुद्रगुप्त। आगे है किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए थे? मोहम्मद गौरी ने। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए थे? मोहम्मद गौरी। कौन थे? मोहम्मद गौरी थे। आगे है व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो ये जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने। सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्के के अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। आगे प्रश्न है स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ये किया जाता है भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, चैत्य इत्यादि को। स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, चैत्य इत्यादि को। आगे है
भारत में मंदिरों का निर्माण कितने शैलियों में की गई है? ये 3 शैली में। भारत में मंदिरों का निर्माण कितने शैली में? 3 शैली में। ये 3 शैली कौन कौन सी है? द्रविड़ शैली, नागर शैली और वैशाली शैली। 3 शैली कौन कौन सी है? द्रविड़ शैली, नागर शैली और वैशाली शैली। आगे प्रश्न है, उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया? नागर शैली में। उत्तरी भारत में नागर शैली में मंदिर का निर्माण है। भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? तो यह दशावतार का मंदिर, उत्तर प्रदेश। नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? दशावतार का मंदिर, उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न है, भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर, तो यह तंजौर के बिदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर। द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर तंजौर के बिदेश्वर मंदिर है। आगे है, भारत में वेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? यह ग्वालियर के तिलिया लोहगान मंदिर। वेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है ग्वालियर के तिलिया लोहगान मंदिर। आगे प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से मानी जाती है? ये मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता से। मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। आगे हैं, मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियाँ किससे बनाई जाती थी? ये बनाई जाती पत्थरों से। मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियाँ पत्थरों से बनाई जाती हैं। बिहार के किस स्थान से यक्षिणी के मूर्ति मिले हैं? दीदारगंज से। बिहार के किस स्थान से यक्षिणी के मूर्ति मिले हैं? दीदारगंज से। आगे हैं, गंधार शैली की मूर्ति पर किसका अधिक प्रभाव है? तो यह यूनानी कलाकारों का। गंधार शैली की मूर्ति पर किसका अधिक प्रभाव है? यूनानी शैली का। आगे है, गंधार शैली की मूर्ति पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है? अपोलो देवता का। गंधार कला की मूर्ति पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है? अपोलो देवता का। मथुरा कला की मूर्ति पर अधिक प्रभाव है भारतीय कलाकारों का। मथुरा कला की मूर्ति पर अधिक प्रभाव है भारतीय कलाकारों का। अगला है, मथुरा कला की मूर्ति पर किसकी विशेषता है? यह आध्यात्मिकता का। मथुरा कला की विशेष मूर्तियों पर किसकी विशेषता है? आध्यात्मिकता का। आगे है, मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है? ये दिखाया गया है शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए। मथुरा कला में गौतम बुद्ध को शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए दिखाया गया है। आगे है, अजंता की गुफा का चित्रण का संबंध किस धर्म से है? ये है बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध बौद्ध धर्म से है। आगे है, एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? तो एलोरा की गुफा में जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म से के चित्र मिलते हैं। एलोरा की गुफा में जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म के चित्र मिलते हैं। आगे है, प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह से होती है? तो ये होती है उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से। उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से। आगे है, भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुई? नवपाषाण काल में। मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुई? नवपाषाण काल में। आगे है, भारत में पहली बार चित्रित घूसर मृद भांड का प्रयोग कब की गई? ताम्रपाषाण काल में। चित्रित घूसर मृद भांड का प्रयोग कब की गई? ताम्रपाषाण काल में। आगे है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। आगे क्वेश्चन है, मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? तो ये किया गया था नवपाषाण काल में। मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो ये पर्वत की गुफा में। पुरापाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? पर्वत की गुफा में। पुरापाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? तो ये शिकार करके, जंगली जानवरों को मार करके। पुरापाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? शिकार। आगे हैं, पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? ये लोग वस्त्र नहीं पहनते थे। पुरापाषाण काल के लोग वस्त्र नहीं पहनते थे।
आगे क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है सोहन नदी की घाटी से। पुरापाषाण काल के सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुई है? सोहन नदी की घाटी से। सोहन नदी किस देश में है? तो यह है पाकिस्तान में। सोहन नदी पाकिस्तान में है। आगे है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? तो ये प्रयोग किया गया था पत्थर से बने कुल्हाड़ी का। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? पत्थर के बने कुल्हाड़ी का। आगे है, पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ पर हुआ? तो ये लगभग 26 लाख ईस्वी पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप पर मानव का जन्म कहाँ पर हुआ? लगभग 26 लाख ईस्वी पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप पर। आगे प्रश्न है, भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो भारत में 14 लाख ईस्वी पूर्व महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में। भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो 14 लाख ईस्वी पूर्व में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में। आगे है, पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? होमोनिड्स। पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? होमोनिड्स। आगे है, मध्यपाषाण काल का काल निर्धारण कब से कब तक किया गया? तो 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक। मध्यपाषाण काल 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित किया गया है। मध्यपाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो पेड़ के ऊपर मचान बनाकर। मध्यपाषाण काल के लोग पेड़ के ऊपर मचान बनाकर रहते थे। आगे है, मध्यपाषाण काल के मनुष्यों का मुख्य भोजन क्या था? शिकार, कंदमूल तथा फल। मध्यपाषाण काल के मनुष्यों का मुख्य भोजन क्या था? शिकार, कंदमूल तथा फल। आगे प्रश्न है, मध्यपाषाण में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये साक्ष्य प्राप्त हुए राजस्थान राज्य के बोगरा नामक स्थान से। मध्यपाषाण में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? राजस्थान राज्य में बोगरा नामक स्थान से। आगे है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो ये बनाया गया था कुत्ता को। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ता को। आगे है, भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब शुरू होती है? तो ये होती है 7000 ईस्वी पूर्व से। नवपाषाण काल का समय कब शुरू होती है? 7000 ईस्वी पूर्व से। आगे है, भारत में कृषि का आरंभ किस काल से शुरू हुआ? नवपाषाण काल से। भारत में कृषि का आरंभ किस काल से शुरू हुआ? नवपाषाण काल से। आगे है, भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुई? मेहरगढ़ से। भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुई? मेहरगढ़ से। आगे प्रश्न है, वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर। वर्तमान में मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर स्थित है। आगे है, किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगे? तो ये रहने लगे नवपाषाण काल से। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगे? नवपाषाण काल से। आगे प्रश्न है, अंडरग्राउंड तरह के मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। अंडरग्राउंड तरह के मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। आगे है, नवपाषाण काल में चावल उपजाने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। चावल उपजाने के प्रथम साक्ष्य कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। आगे है, बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण मिले हैं? चिरांद एवं सोनपुर से। बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण मिले हैं? चिरांद एवं सोनपुर से। आगे है, वर्तमान में चिरांद स्थल बिहार के किस जिले में है? सारण जिले में। चिरांद स्थल बिहार के किस जिले में है? सारण जिले में। आगे प्रश्न है,
मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया? तो ये किया गया नवपाषाण काल में। मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया? नवपाषाण काल में। आगे है, पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब की गई? तो ये की गई थी नवपाषाण काल में। पत्थर के औजार को पॉलिश कब की गई? नवपाषाण काल में। आगे है, भारत में किस एक गुफा में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिले? तो यह है भोपाल के पास भीमबेटका गुफा में। किस एक गुफा में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिले हैं? भोपाल के पास भीमबेटका गुफा में। किसमें? भीमबेटका गुफा में। आगे प्रश्न है, विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों द्वारा किया गया? तो ये किया गया सुमेरिया सभ्यता। विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया? सुमेरिया सभ्यता। आगे प्रश्न है, सुमेरिया सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज कब की गई? 5000 ईस्वी पूर्व में। सुमेरिया सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज 5000 ईस्वी पूर्व में की गई। आगे हैं, भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। आगे हैं, भारत में बड़े बड़े गांवों की स्थापना पहली बार कब की गई? ताम्रपाषाण काल में। भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब की गई? ताम्रपाषाण काल में। आगे प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल के लोगों को मारने के बाद कहाँ पर दफनाया जाता था? तो ये दफनाया जाता था कमरे के फर्श के नीचे। ताम्रपाषाण काल के लोगों को मारने के बाद कहाँ पर दफनाया जाता था? कमरे के फर्श के नीचे। आगे है, ताम्रपाषाण काल के लोग मृद भांड को किस रंग से कलर करते थे? तो काले एवं लाल। ताम्रपाषाण काल के लोग मृद भांड को किस रंग से कलर करते थे? काले एवं लाल। आगे हैं, ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? पके हुए ईंट के मकान में। ताम्रपाषाण काल के लोग किस तरह के मकान में रहते थे? पके हुए ईंट के मकान में। आगे हैं, ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? शाकाहारी एवं मांसाहारी। ताम्रपाषाण काल के लोग किस तरह के भोजन करते थे? शाकाहारी एवं मांसाहारी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, मालवा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, मालवा, कायथा, एरन एवं त्रिपुरी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। कहाँ से प्राप्त हुए? मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास देखे हैं। इस कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग ऐसे वीडियो लेकर रोज़ आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।